चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो इकोनॉमी की जहाँ से स्टार्टिंग होती है या जो बेसिस है, जो हर चैप्टर में जिन चीज़ों का नाम आएगा या आएगा, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आप लोगों ने नाम पहले भी सुने होंगे, लाइक जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, किस तरह से भारत जीडीपी की कैलकुलेशन करता है, ग्रोस जीडीपी क्या होती है, नेट जीडीपी क्या होती है, कांस्टेंट प्राइस पे, सॉरी हाँ, कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस पे, फैक्टर प्राइस पे, मार्केट प्राइसेस पे, ये इस तरह से किस तरह से ये कैलकुलेट होती है। तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दे के देखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल भी होगा, तो इसलिए आपको हो सकता है कहीं पे मिस कर जाइए आप कोई चीज़ को, तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाना। आ, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। फर्स्ट थिंग है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है कि जैसे कि आपसे आपकी इनकम पूछी जाए, तो आप अपनी इनकम किस टर्म्स में दोगे, कि लाइक आप बोलोगे कि मेरी इनकम मेरी सैलरी है एक तरह से। इस तरह से नेशनल मतलब एक देश की इनकम को किस किस तरह से अ, एक तरह से दर्शाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली उसको टू टर्म्स में हम लोग दिखाते हैं नेशनल इनकम को, एक जीडीपी के टर्म्स में, एक जीएनपी के टर्म्स में। ठीक है, तो हम एक एक करके इन दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर से बोलिएगा कि मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो फर्स्ट है जीडीपी। तो जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। तो जीडीपी की फुल फॉर्म तो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये होती क्या चीज़ है, तो देखिए, आप इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ना। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब जैसे कि एक भारत देश है, भारत देश के अंदर जम्मू जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अंडमान निकोबार तक जो भी चीज़ें भारत की टेरिटरी टेरिटरी मतलब भारत की अंदर जो भी चीज़ें बन रही हैं, गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में उनको क्या उस वो सारा का सारा कैलकुलेट होकर क्या आता है, जीडीपी। लाइक सपोज करो कि टाटा ने एक नैनो कार बनाई, तो नैनो कार उसने बनाई और उसको बेच दिया 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए किस में आएगा, जीडीपी में आएगा। ठीक है, सपोज करो एक होटल है, ताज होटल है, ताज होटल ने इस पूरे साल भर में अपनी सर्विसेज दी, और वो सर्विसेज से उसने इनकम की, मान लो 50 करोड़ इनकम की, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, जीडीपी में। तो इस तरह से सब जो भी व्यवसाय चल रहे हैं पूरे देश में, उन सब लोग सब ने मिल के जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। अगर एक साल में प्रोड्यूस करने को हम एक साल पूरे साल को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं ईयरली जीडीपी। अगर 3 महीनों को जोड़ेंगे सिर्फ, तो उसको बोलेंगे क्वार्टरली क्वार्टरली जीडीपी। ठीक है, तो ये आपको एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी कोई बोले कि अभी जीडीपी अब हमारी कितनी है समथिंग, या क्या है, तो इस पूरे साल में जो हमारे जैसे 2020 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, 2021 तक, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश की टेरिटरी के अंदर, मतलब हमारी देश की सीमा के अंदर जो भी चीज़ें बनी होंगी, उनको जीडीपी में हम काउंट करेंगे, उनकी वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को। ठीक है, उनकी वैल्यू को, इसमें वो वाली चीज़ें नहीं आती हैं, लाइक उसकी कुछ मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। लाइक आप किसी होटल में जाते हो, आप किसी होटल में जाते हो और आप होटल में जाके और सपोज करो कुछ खाते हो पीते हो समथिंग करते हो, और खाने पीने के बाद में टिप में या कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि आपने वहाँ से कुछ सर्विसेज ली, तो उस पर सर्विस टैक्स कटा या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारा का सारा किसकी इनकम में जाएगा, गवर्नमेंट प्लस उस होटल के ओनर के पास में जाएगा। तो होटल के ओनर की जो इनकम हुई प्लस जो गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस गए, ये सब किसका पार्ट है, जीडीपी का। तो वो जो मार्केट वैल्यू हुई ना फाइनल, वो सर्विसेज की जो वैल्यू हुई, वो जीडीपी का पार्ट है। पर जैसे आप घर पे हो, तो घर पे आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, सपोज करो आपकी सिस्टर बना रही है, आप खुद बना रहे हो, तो सपोज करो आपने जो चीज़ें वस्तुएं खरीदी, उनका तो कुछ प्राइस दुकानदार के पास गया, ओब्वियसली गया। तो आपने सपोज करो 10 रुपए के आलू खरीद के आए, तो 10 रुपए का आलू आपने किसको दिए, दुकानदार को, तो वो दुकानदार के पास में वो 10 रुपए वो जीडीपी का पार्ट बन गया। बट घर पे आके आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई,
तो उन्होंने कुछ सर्विस दी ना आपको। हो सकता है कि आप होटल में वही चीज़ को जाते तो 5 रुपये वो सिर्फ बनाने का लेते सर्विस का, पर घर पे क्या हुआ, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं रही, इसलिए वो जीडीपी का पार्ट नहीं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूँगा आगे आके कि किस तरह से ये सब, मतलब एक तरह से वर्ल्ड में प्रॉब्लम है और इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम इस तरह की चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। तो इनमें जो टर्म्स हैं वो चीज़ें समझिए। कोई भी एक साल के अंदर, मैं अभी पहले एक साल की बात कर रहा हूँ, एक साल के अंदर जो भी वस्तुएं हमारे देश के अंदर बनी, कोई भी वस्तु जो हमारे देश के अंदर बनी, उसकी जो मार्केट वैल्यू बनी है ना, चाहे आपने लास्ट में मान लो एक कार बनाई हो या बिस्किट का पैकेट बनाया और कुछ भी बनाया हो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हुई होगी, वो जब भी प्रोड्यूस हुआ होगा उसकी वैल्यू, प्लस जो भी सर्विसेज की वैल्यू, उन सबको जोड़ लो एक साल का, तो वो पूरे साल का जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से ये चीज़ पता हो जाना चाहिए। तो ये होता है, और इसमें एक और टर्म्स है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब जो चीज़ फाइनल होके आएगी। लाइक सपोज कीजिए कि आप एक कार खरीदते हैं, मैं वापस एक कार का एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए आप एक कार खरीद के आते हो, टाटा नैनो। ठीक है, तो टाटा नैनो आपने कार खरीदी हो, कितने लाख की आई, सपोज करो वो 1 लाख की आई। तो आपने 1 लाख रुपए किसको दे दिए, या आपने दिए अपनी तरफ से, किसको दिए, शोरूम वाले को दे दिए। तो अब शोरूम वाले 1 लाख रुपए जीडीपी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आई। बट ये सपोज करो कि शोरूम वाले ने भी तो वो चीज़ें कहीं से खरीदी थी, कहीं से तो खरीदी होगी शोरूम वाले ने। शोरूम वाले ने मान लो कि टाटा कंपनी से खरीदी होगी, तो उसने मान लो 75,000 में खरीदी थी। तो क्या वो 75,000 काउंट होंगे जीडीपी में? जैसे 1 लाख तो काउंट हो ही गए, आप बताइए जरा मेरे को, क्या वो 75,000 काउंट होंगे? सपोज करो टाटा नैनो उन्होंने किसके साथ में, टाटा से खरीदी। एक शोरूम है आपके इलाके में, उसने एक टाटा नैनो टाटा कंपनी से खरीदी और 75,000 में खरीदी, और आपने जाके उसको खरीदा 1 लाख में, आपने 1 लाख दे दिया, ये तो जीडीपी में काउंट हो गया। पर क्या वो शोरूम वाले ने जो खरीदा था उसको 75,000 में, तो वो क्या काउंट होगा क्या उसमें, जीडीपी में, देश की जीडीपी में? बताइए थोड़ा। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, है ना, लाइक आप मैं एक कार का एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज आप कार खरीदने गए और कार आपको पड़ी 1 लाख रुपए की। तो आपने 1 लाख उस शोरूम वाले को दोगे और कार लेके आ जाओगे, तो वो 1 लाख रुपए किस में काउंट हो जाएंगे, उस साल की जीडीपी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब सपोज करो 1 लाख हो गया, बट उस शोरूम वाले ने भी तो उस कार को कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा, या कहीं से वो खुद तो बनाया नहीं है। तो उस शोरूम वाले ने क्या किया होगा, उसने कोई टाटा कंपनी से खरीदा होगा, सीधा प्लांट से खरीदा होगा। तो हो सकता है उसके पास में वो 70,000 की आई होगी, तो उसने भी तो 70,000 दिए होंगे। तो क्या वो 70,000 जीडीपी का पार्ट है? तो क्या जीडीपी में 1,70,000 जोड़ेंगे या सिर्फ 1 लाख जोड़ेंगे? सर अगर विद इन कंट्री है तो वो तो 1 लाख भी जोड़ना पड़ेगा और 17,000 भी। और कोई और किसी के क्या? ओके, आप कह रहे हैं कि वो, अच्छा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से उस साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो 1,70,000 रुपए की बनी, या सिर्फ 1 लाख की बनी थी? वो तो मेरे हिसाब से तो 1 लाख की चीज बनी ना, 1 लाख की बनी थी। है ना। आप एक उसको लाख कैसे जोड़ सकते हो, उस चीज को कैसे जोड़ सकते हो? अच्छा सपोज कीजिए, अब और आगे मैं जाता हूँ, आप बोल रहे हो कि वो 70,000 जोड़ देंगे। अब टाटा कंपनी क्या है, टाटा कंपनी क्या पूरा का पूरा प्रोडक्ट खुद ही बनाती है? वो टायर कहीं से एमआरएफ से खरीदती है। तो टायर के मान लो उसने 10,000 रुपये लगाए, एमआरएफ से खरीदा, तो फिर वो 10,000 और जुड़ जाएंगे उसमें। तो हो सकता है उसने लुब्रिकेशन ऑयल कहीं से खरीदा होगा, उसके आप जोड़ दोगे 5,000। हो सकता है उसने सीट कहीं से और से खरीदी होगी, उसके आप जोड़ दोगे, तो ऐसे तो वो मल्टीपल जुड़ गए और वो फाइनल भी प्रोडक्ट में जुड़ के आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक तरह से मल्टीप्लिसिटी हो गई ना, एक ही वस्तु में एक ही चीज का प्राइस आपने क्या किया, वो उसका टायर का प्राइस टाटा वाले में भी जोड़ देगा जब टाटा खरीदेगा, और आप जब फाइनल उसको लेने आए तब भी वो 1 लाख में वो तो सारा जुड़ के आया ना टायर वायर का, तो वो 1 लाख रुपए वहां पे भी जुड़ जाएगा। तो ये क्या, वो डुप्लीकेसी हो गई ना इस चीज में। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल। फाइनल का मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल मार्केट में आ गई, जिसको कंज्यूमर खरीदेगा,
उसके बाद में वो चीज़ कहीं नहीं जा रही, बस वो फाइनल है। तो इसलिए फाइनल में ही काउंट होगा। आपने 1 लाख रुपए दिया शोरूम वाले को, सिर्फ वो जीडीपी का पार्ट है। उससे पहले क्या क्या हुआ उस वस्तु के साथ में, वो जीडीपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है फाइनल कंजम्पशन, जो फाइनल यूजर यूज करेगा। ठीक है, सिर्फ उतना हम लोग जीडीपी का पार्ट हुआ। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, विद इन कंट्री होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई कंपनी है, सपोज करो एक कंपनी है BMW, ठीक है, या मैं और दूसरे एक जगुआर है, सपोज कीजिए जगुआर कंपनी है। जगुआर तो चलो इंडिया की होगी, चलो BMW को मान लो। BMW कंपनी का एक जर्मनी में प्लांट है और एक इंडिया में प्लांट है। ठीक है, तो कौन से वाले प्लांट, दोनों प्लांट कार बना रहे हैं और दोनों बेच रहे हैं। जर्मनी वाला जर्मनी में बेच रहा है, यहाँ वाला यहाँ यहाँ बेच रहा है। जो BMW के प्लांट है ना, यहाँ पे भी है, इंडिया में भी प्लांट्स है। तो BMW के प्लांट से यहाँ पे भी BMW बनी और यहाँ पे बिक गई, और जर्मनी वाला जर्मनी में बेच रहा है। तो कौन से वाले प्लांट की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी का पार्ट बनेंगी, जर्मनी वाले की बनेगी या हमारे इंडिया वाले की बनेगी? इंडिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन कंट्री। हमारे देश के अंदर जो जो बनेगा ना, सिर्फ वही पार्ट है जीडीपी का। जर्मनी में क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब, वो जर्मनी का जीडीपी का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब चलो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसमें। आपको पता है जगुआर किसकी कंपनी है? पता है किसी को? किसकी कंपनी है जगुआर? टाटा की है क्या? टाटा की कंपनी है जगुआर। मतलब वो एक तरह से इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी है वो, एक तरह से इंडिया की सब्सिडरी है टाटा की, मतलब इंडियन कंपनी। पर उसका प्लांट कहाँ पर है? मेनली उसके प्लांट कहाँ है? इंग्लैंड में, सपोज करो बाहर। तो वो वहाँ पे कुछ कार बना रहा है और बेच रहा है। वो कंपनी किसकी है? इंडिया की। पर उसका प्लांट कहाँ है? इंग्लैंड में, और वहाँ से वो कार बना रहा है और बेच रहा है। तो क्या वो उसके जो भी कार बनेंगी, उसका जो प्राइस मिलेगा, उसका जो फाइनल मार्केट वैल्यू होगी, वो जीडीपी का पार्ट होगी इंडिया की या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। वेरी गुड। इसलिए ये काम चीज आती है विद इन ए कंट्री। कंट्री के अंदर कुछ भी बन रहा हो तो जीडीपी का पार्ट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स से यहाँ पे दिखाया भी है। जैसे हल्दीराम प्रोड्यूसेस पोटैटो चिप्स। हल्दीराम जो आलू के चिप्स आप जानते हैं, आप बनाता है। इसी तरह से पेप्सी को कंपनी है यूएस की, पेप्सी जो कंपनी है वो भी पोटैटो चिप्स बनाती है। शायद लेज पेप्सी के आते हैं ना, पेप्सी को के, वो भी पोटैटो चिप्स बना रही है। हल्दीराम भी बना रहा है और पेप्सी को भी बना रहा है। ठीक है, सिंस बोथ दीज कंपनीज प्रोड्यूसेस चिप्स विद इन इंडिया, देयर प्रोडक्ट विल बी कंसिडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। सपोज करो एक बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी जैसे एप्पल है, और एप्पल यूएसए में भी उसका प्लांट है और एप्पल का यहाँ पे हैदराबाद में भी प्लांट है। तो एप्पल का जो हैदराबाद का प्लांट का जो भी प्रोडक्शन होगा, वो पार्ट बनेगा इंडिया की जीडीपी का, क्योंकि वो तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही है ना, तो इसलिए वो जीडीपी का पार्ट बनेगा। इसी तरह से इस एग्जांपल में हल्दीराम इंडियन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली उसका प्लांट इंडिया में ही है, तो वो तो जीडीपी का पार्ट ही है। पेप्सी को बाहर की कंपनी है, बट फिर भी वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आकर ही, इंडिया की सीमा के अंदर आके ही बना रही है ना, इसलिए वो भी जीडीपी का पार्ट है। ठीक है, ओके। सेम एक और एग्जांपल है टाटा मोटर्स प्रोड्यूसिंग कार इन गुजरात, ये जीडीपी का पार्ट होगा ऑब्वियसली। टाटा मोटर्स प्रोड्यूसिंग कार इन यूके इज नॉट अकाउंटेड इंडिया जीडीपी। अगर टाटा यूके में किसी प्लांट में कार बना रहा है, तो वो कार्स वगैरह उनकी वैल्यू जो भी मार्केट वैल्यू होगी, वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जीडीपी टेरिटरी स्पेसिफिक है, वो एक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस बनेंगे ना, टेरिटरी मतलब उसकी सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में बनो, चाहे कन्याकुमारी में बनो, चाहे कहीं पे नागालैंड में बने, चाहे कहीं पे मणिपुर में बने, वो अगर भारत की सीमा के अंदर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जो भी वैल्यू बन जाएगी फाइनल, वो एक तरह से इसका पार्ट होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जीएनपी। कोई डाउट है? क्वेश्चन था। हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे मतलब
हम लोग अभी आपने बताया कि जो फाइनल, अगर कुछ भी चीज अगर फाइनल हो जाती है, मतलब फाइनल वो चीज बन गई, तो अगर उसका कोई कंजम्पशन करता है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। बट यहाँ पर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मतलब कंपनी से होलसेलर के पास आते हैं, देन होलसेलर रिटेलर को बेचता है। तो उस केस में मतलब कैसे होगा? वो भी तो मतलब फाइनल गुड्स ही खरीद रहे हैं, अगर होलसेलर भी खरीद रहा है तो। नहीं, देखिए ना, अभी होलसेलर की बात ही नहीं है कुछ भी। ऐसे हमने जीडीपी को एक तरह से इस तरह से काउंट किया है कि जब जो लास्ट कंज्यूमर होगा, जो फाइनल जिस जिस चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बना है फाइनल, वो प्रोडक्ट वो लास्ट कंज्यूमर यूज़ करेगा, तो जो वैल्यू वो कंज्यूमर देगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक तरह से जीडीपी, ठीक है। तो अगर मान लो, सपोज करो कि आप बोल सकते हो कि सपोज कीजिए सर, मेरी एक दुकान है, सपोज करो, है ना, और मेरी एक दुकान है और मैं मार्केट से बहुत सारा सामान लेके आ गया, ठीक है। मान लो मार्च में 25 मार्च को मैं बहुत सारा सामान लेके आ गया, 1 लाख का सामान लेके आ गया। तो और वो सामान तो बेचना मेरे को कस्टमर को, तो कस्टमर तो धीरे धीरे खरीदेगा, आप तो एक साथ उठा लाए सारे का सारा सामान। तो अब आपने क्या किया, आप 31 तारीख तक आपको कुछ कस्टमर्स आके कुछ तो 20,000 का सामान खरीद लिए, तो दैट 20,000 इज अ पार्ट ऑफ द जीडीपी। बट उसके अलावा जो 80,000 का सामान, क्योंकि उसी साल बना तो उसी साल था ना वो 80,000 का सामान, तो चूंकि अब आप उसके फाइनल कंज्यूमर बन गए उस टाइम के लिए, फॉर टाइम बीइंग यू आर द फाइनल कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो वो 80,000 भी पार्ट ऑफ जीडीपी होगा, तो क्योंकि आपके पास में वो सामान है। अगर आप उसको कस्टमर को वो 80,000 को 90,000 करके बेच देते, क्योंकि आप भी अपना प्रॉफिट लोगे, तो 90,000 पार्ट ऑफ जीडीपी होता। बट चूंकि अभी आपके पास ही वो इन्वेंट्री बन के रखा हुआ है, तो वो दैट 80,000 इज ए पार्ट ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो आई थिंक इसमें सोच लीजिएगा, और चीज़ें बताता हूँ अभी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहता था कि जो अनपेड लेबर होती है ना हमारे घरों में, मेनली इंडिया की सोसाइटी में, जैसे वुमेन जो काम करती है ना, लेडीज़ काम करती है घरों में, आपको वो इतनी सारी वो, ये बताओ, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं क्या या सर्विसेज देती हैं? आपको क्या लगता है, गुड्स देती हैं या सर्विसेज होती हैं? मेनली सर्विस। सर्विसेज देती है ना, हर चीज़ सर्विस है ना। आप ये बताओ, आप अपने कपड़ों की प्रेस कराते हो या आयरन कराते हो, तो जब मार्केट में जाते हो तो उसके कुछ पैसे देते हो ना आप। बट आप घर पे करते हो तो उसके पैसे नहीं दे रहे हो ना, तो मार्केट में जब जा रहे हो तब तो आप उसको सर्विस की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब आप उसको घर पे कर रहे हो तो वो एक सर्विस दे रहे हैं, पर उस सर्विस को क्या आप उसके कुछ पैसा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। तो उस सर्विस का कुछ मार्केट वैल्यू कुछ है अभी? नहीं है। इस तरह से घरों में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज करती हैं लेडीज़, खासतौर पे इंडिया में, खाने बनाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, बच्चों को रखने तक। आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, अगर मान लो किसी कोई को रखते हो, उसके पास में कोई मेड को रखते हो, तो उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हो सर्विसेज के, पर वहाँ पे तो आप नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे वर्क है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए वो सब जीडीपी का पार्ट नहीं है इंडिया में। और इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तरह से इसको बोलते हैं अनपेड लेबर, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि घरों में क्या बहुत बहुत इजीली बोल देते हैं ना, जो लोग काम कमाते हैं, मेनली जो जेंट्स बाहर जाते हैं कमाते हैं, दे आर सेइंग दैट हम तो अर्न कर रहे हैं, यू आर सिटिंग एट होम, आप घर पे बैठे हो और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और आप तो कुछ कमाई नहीं कर रहे हो। कमाई वो कर रही है, वो बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर दो सर्विसेज देयर इज नो मार्केट वैल्यू। उनकी कोई मार्केट वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है कि इस सर्विस का इतना। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे इतनी इनइक्वालिटीज़ है। इसलिए वुमेन को बस इस तरह से बोला जाता है, तुम कुछ करती नहीं हो, मैं ही कुछ कर रहा हूँ, मैं बाहर कमा रहा हूँ, ये मैं इतना हज़ार कमा रहा हूँ, ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ, आप तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसका इतना नहीं चलता। फॉरेन कंट्रीज़ में जब आप दोनों कमा रहे हो, तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है पता है? अगर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, वहाँ पे क्या है, वुमेन भी काम करती है, मैन भी काम करता है, दोनों अपना अपना कमा रहे हैं। जो घर की सर्विसेज है, दैट इज़ समवाट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर घर का खाना सुबह का मैन बना रहा है, शाम का वुमेन बना रही है, तो दैट इज़ कंपनसेटेड। उसमें मतलब सर्विसेज को आपने कंपनसेट कर दिया, दोनों इक्वली हो गया मामला। बट इंडिया में क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से स्क्विड है, वो एक तरफ ही झुका हुआ है, वो वुमेन की तरफ ही झुका हुआ है, घर की सारी सर्विसेज, और चूंकि वुमेन की तरफ है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट आप तो कुछ कर नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे करते हैं। इवन आपके एग्रीकल्चर फार्म्स में, आप फार्म्स में देखोगे,
तो फार्म्स में वो दिन भर उनमें वीड्स वगैरह निकालते रहते हैं, उनको सब कुछ करते हैं, उनके हम पेड नहीं करते और हम बोलते हैं कि वो कुछ करते नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, इनविजिबल जो चीज़ें होती हैं लाइक सर्विसेज होती हैं, उनको हम लोग काउंट नहीं करते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर आप कहीं पे कुछ आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को मेंशन कीजिए, है ना। जब भी आप इनइक्वलिटी की बात करते हो तो हमेशा इनइक्वलिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एक उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक है, आर्थिक तौर पे किस तरह से मैन और वुमेन में इनइक्वलिटी है ऐसा मानता है, उसमें आप एक उदाहरण ये जरूर से दीजिए कभी भी देना हो तो, कि जो वुमेन है वो दे आर डूइंग मोस्टली दी होम work at home and they are producing so many services, but the problem is that for those services there is no market value right now, so वो एक जीडीपी का पार्ट नहीं है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो दैट्स वाई इनइक्वलिटीज हम लोग। तो मैन क्या करता है, मैन हमेशा सोचता है कि भाई उसका तो वैल्यू कुछ है नहीं, मार्केट वैल्यू, वो कुछ कमा के ला रहा है, तो वो सोच रहा है कि इस पर तो मेरा हक है, ये कैसे बोल सकती है मैं क्या खर्च करूं, या मैं किस तरह से इसको एक तरह से डिस्पोजल करूं, या रखूं, या उड़ाऊं, या मैं कुछ भी उसके साथ में करूं। वो बोले कि तुम आपने तो कुछ कमाया नहीं, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा आजू बाजू में, वो बोलेगा आपने तो कुछ कमाया नहीं, ये तो मैं सारी कमाई करके लाया। बट द प्रॉब्लम यही है कि उनकी सर्विसेज को कोई इनकम है में काउंट नहीं हो रहा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वर्ल्ड वाइड है बट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन जो जो एक तरह से जो वर्क फोर्स है जो बाहर काम करती है ना, आउटसाइड ऑफ होम, वो काफ़ी कम है, इस वजह से ये इशू ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी की तरह एक और नेशनल इनकम को डिफाइन करने का एक तरीका है ना, इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल इनकम, सॉरी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना आपका प्लेसमेंट कब होता है तो ऐसे बोलते हैं कई, मैं एक रो टर्म में बता रहा हूँ कि जैसे प्लेसमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ग्रोस कितनी है, नेट कितनी है, और इस तरह से टर्म्स होते हैं ना इनकम के। इसी तरह से नेशनल इनकम के दो टर्म्स मेनली मैंने बता रहा हूँ, एक जीडीपी है, एक जीएनपी है, वो भी ग्रोस तो दोनों में ही है, नेशनल प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत ध्यान से देखना, छोटा सा डिफरेंस है, जीडीपी जीएनपी ही होती है, बस एक डिफरेंस आ जाता है इसमें, एक चीज एक फैक्टर और ऐड हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। इसको मैं और तोड़ के नीचे लिखा हूं, इनकम अर्नड बाय इंडियन रेजिडेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स इन इंडिया। सपोज करिए कि हमारे कुछ भाई दोस्त लोग सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे होंगे ना, तो अब वो हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं है क्योंकि वो तो बाहर की कंट्री में कमा रहे हो, बट वो कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो अब उसको कहीं ना कहीं काउंट करके दिखाना है कि हमारी मतलब वो भी एक कमाई है ना, वो फाइनली हमारे देश में तो आएगी, तो उसको जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे, बट उसको किस में काउंट कर लेंगे, जीएनपी में। तो अगर सऊदी अरेबिया में कुछ हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं तो वो दैट इज ए पार्ट ऑफ जीएनपी नॉट जीडीपी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जीडीपी क्या होती है, सिर्फ टेरिटरी की होती है, वो इंडिया के अंदर ही कुछ हो रहा है तो बात करो, बाहर की बात मत करो हमसे, ठीक है। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ द जीएनपी, ठीक है। सेम अगर मान लो कि स्विट्जरलैंड की एक फर्म है नेस्ले, वो मैगी बनाती है, ठीक है, और मैगी बना रही है, जैसे इंडिया वाले सऊदी अरेबिया में कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं, वो नेस्ले वाले यहाँ पे कुछ इनकम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से अगर हमने सऊदी अरेबिया को ऐड किया, उन लोगों का जो भी अर्न किया उन्होंने ऐड किया, तो जो बाहर के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और वो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उनको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये नॉट काउंटेड इन जीएनपी, इसलिए इसको माइनस के टर्म्स में लिखा है, यहाँ ऊपर लिखा है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिख दिया, इनकम अर्नड बाय इंडियन रेजिडेंट, मतलब इंडियंस के द्वारा फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो भी इनकम हुई, माइनस कर दो इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अब बताइए जगुआर कंपनी है यूके में, अब वो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमा रही है, वो जीडीपी का पार्ट होगा या नहीं होगा, यूके में कुछ प्रॉफिट कमा रही है, बताइए थोड़ा फटाफट बताइए। जीडीपी का तो नहीं होगा, जीडीपी का तो पार्ट नहीं होगा, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो आंख बंद करके बोल सकते हो यूके का हमको मतलब ही नहीं है, यूके में कुछ हो रहा हो उसका कोई जीडीपी के लिए टर्म्स में कोई मतलब नहीं, बट वो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, जगुआर कंपनी जो कि टाटा की कंपनी है, वो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं,
वो जीएनपी का पार्ट होगा या नहीं होगा? होगा। जीएनपी का होगा ना, जीएनपी तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, जीएनपी का मतलब जीएनपी और जीडीपी में यही डिफरेंस है। जीडीपी का मतलब सिर्फ हमारे देश में जो भी चीज़ें बन रही है उन पे हमारा पूरा अधिकार, मतलब जीडीपी एक तरह से उनको सबको कैलकुलेट करके बनती है। जीएनपी मतलब जो बाहर से इनकम आ रही है और जो इंडिया में कुछ लोग इनकम कर रहे हैं बाहर वाले, तो आ रही है उसको प्लस करेंगे, जो जा रही है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस में आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो इंडिया की जीएनपी हमेशा लोअर रहती है जीडीपी से। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। भारत में प्रॉब्लम क्या है, भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर बाहर से आके और भारत में निवेश करती हैं और बहुत सारा प्रॉफिट कमाती हैं, और वो सारा पैसा अपने देश में ले जाती हैं। तो वो चीज़ें माइनस हो जाती हैं इसमें, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि भारत की बहुत कम लोग हैं जो बाहर रह के और इंडिया में बाहर रह के और पैसा कमा रहे हैं। तो इस वजह से प्लस वाला पोर्शन तो कम रहता है और माइनस वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो जीडीपी में से कुछ ना कुछ करके माइनस ही हो जाता है, इसलिए जीडीपी जीएनपी इंडिया की यूजुअली कम ही रहती है। कुछ जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें ये थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बाहर की कंपनीज ज़्यादा काम नहीं कर रही, अमेरिका की कंपनीज बाहर बहुत काम कर रही हैं। तो उनका क्या है कि जो माइनस वाला पोर्शन है, जो बाहर की कंपनीज आके कमाएंगी और वो अपने देश ले जाएंगी, माइनस वाला पोर्शन कम रहेगा। बट जो उनकी कंपनी जो हर पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो वाला पोर्शन, उनकी इनकम वाला पोर्शन उसमें ऐड हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ सीखने वाली बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, जीडीपी और जीएनपी, है ना, इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इन्हीं को कुछ कुछ टर्म्स में अलग अलग तरह से इनको हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक टर्म फर्स्ट है ग्रोस वर्सेस नेट। तो नॉर्मली बोलते हैं ग्रोस जीडीपी, ठीक है, या नेट जीडीपी, इस तरह से बात होती है। ग्रोस जीएनपी या नेट जीएनपी, ठीक है, इस तरह से बात होती है। ठीक है, ग्रोस जीएनपी तो कुछ होता नहीं है, ग्रोस एक तरह से जीएनपी बोलते हैं, या जीडीपी में तो खुद में ही ग्रोस लगा रहता है। ठीक है, तो वो तो एक तरह से ग्रोस जीडीपी बोलने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी हो गया। और उसके आगे अगर नेट लग गया, तो नेट का क्या मतलब है? नेट इक्वल टू क्या होता है, जो जीडीपी होती है ग्रोस वाली, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन समझ में आता है, वियर एंड टीयर। आप सपोज करो एक मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं, तो आपके पास में एक कार खरीदते हो, नई नई कार खरीदते हो 5 लाख की। एक साल बाद में वो उसका डेप्रिशिएट होके वियर एंड टीयर, जिसको बोलते हैं वियर एंड टीयर, मतलब उसके पुर्जे थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, उसका धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 4 लाख अगले साल। फिर आप भी कहीं पे गाड़ी खरीदने जाते हो तो ये बोलते हो ना कि कितने साल पुरानी है। अगर 5 साल पुरानी है तो आप उसी चीज़ के 3 लाख दोगे। आप बोलोगे इसका डेप्रिशिएशन तो होगा ही ना इतना परसेंटेज। इसी तरह से इकोनॉमी का भी डेप्रिशिएशन होता है। ठीक है, सपोज करो मैं एक ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि मान लो टाटा की कंपनी में, टाटा आज ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो टाटा की एक कंपनी है, नैनो बना रही है। ठीक है, तो टाटा की कंपनी में कुछ टूल्स और मतलब इस तरह की मशीनें होंगी जो कि वो नैनो बना रही होंगी। पर वो मशीन्स भी तो धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है, उनकी आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है ना। ठीक है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ खर्चा जा रहा होगा। तो हम तो सिर्फ काउंट कौन सा कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कि सिर्फ टाटा ने नैनो बनाई, पहले पिछले साल भी 2 नैनो बनाई थी, इस साल भी 2 नैनो बनाई। तो हम बोलेंगे बढ़िया, 1-1 लाख की एक एक नैनो है, तो 2 लाख पिछले साल जीडीपी बनी थी, इस बार भी 2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया था। पर उसकी जो मशीन थी पिछली बार, उन मशीन का डेप्रिशिएशन नहीं हुआ था, इस बार उसके कैपिटल्स का डेप्रिशिएशन हो गया। तो इस बार उसमें डेप्रिशिएशन कुछ ना कुछ अमाउंट, मान लो कि बोल रहे हैं कि आपकी मशीन्स की जो एफिशिएंसी थी वो 100% थी, इस बार 90% रह गई। तो कुछ ना कुछ डेप्रिशिएशन हो गया, मान लो 5,000 का उसमें खर्चा अलग से आ गया, जो उस साल लगेगा या हो सकता है फ्यूचर में लगाए टाटा, जब भी उसको लगाना हो। तो 5,000 एक तरह से माइनस हो जाएंगे पूरा का पूरा 2 लाख में से। 2 लाख में तो टोटल मिला के नेट जीडीपी कितना हुआ, 1,95,000। तो इसको एक तरह से डेप्रिशिएशन को आप माइनस कर दो जीडीपी में से, तो नेट जीडीपी बन जाएगी। इसी तरह से जीएनपी में से माइनस कर दो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे आपको याद रखना भाई, है ना, मैंने तो बनाया नहीं है पहले से ही। ठीक है, सेकंड एज करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। अच्छा देखिए, ये आप लोगों ने सुनते रहते हैं। देखिए थोड़ी सी क्लास इस तरह की है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा है, और तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। करंट मतलब जैसे कि सपोज कीजिए
2020 से 2021 तक, मतलब 1 अप्रैल, आपको पता है ना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इस ड्यूरेशन में सपोज करो हम लोगों ने 1 लाख करोड़ के प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, 1 लाख के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमने, गुड्स एंड सर्विसेज इस साल मैंने बनाई पूरी की पूरी। या मैं ऐसे बोलूँ कि तो वो पूरी की पूरी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगी, उसको बोलते हैं कि जीडीपी, मतलब वो 1 लाख करोड़ क्या होगी, जीडीपी, ऑब्वियसली वो तो पैसे को जीडीपी बोलते हैं एक तरह से, वो जीडीपी होगी। और करंट प्राइसेस, उस साल के प्राइसेस को पे, मतलब 2 लाख का इस तरह से होगी। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि आपने 2011-12 में 5 नैनो बनाई थी, ठीक है, तो और सारी नैनो 1-1 लाख की थी 2011-12 में। 2011-12 में 5 नैनो बनाई, सारी 1-1 लाख की। तो कितनी कितनी जीडीपी हुई उस साल की, उसमें जीडीपी ग्रोथ कितना कितना एडिशन हुआ, 5 लाख, ठीक है। सेम अभी आ गए, मतलब 2020-21 में, जब अभी लेटेस्ट ईयर चला है, तो 20-21 में क्या हुआ कि थोड़ी महंगाई बढ़ गई, है ना, थोड़ा इन्फ्लेशन हो गया। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो 1 लाख की चीज़ थी वो अब 2 लाख की होगी। सपोज करो मैं 2 लाख ऐसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा टर्म्स बोल रहा हूँ, या 2 लाख की होगी सपोज करो। पर टाटा ने इस बार कितनी बनाई, पिछली बार क्या बनाई थी, 5 बनाई थी, इस बार टाटा ने 3 ही बनाई। तो इस बार की जीडीपी कितनी होगी, 3 × 2 6 लाख होगी। तो ये तो आप बोलोगे कि बढ़िया है, ये तो जीडीपी बढ़ रही है, यही हुआ ना। पहले 2 लाख, पहले तो कितना था, 5 लाख का कंट्रीब्यूशन था, इस बार 6 लाख का हो गया, जबकि नैनो कम बनाई, पर उसकी क्या हुआ, नैनो की प्राइजेस बढ़ गई। तो क्या ये सही है, ये तो गलत चीज़ हो गई ना, गलत पिक्चर हो गई। हाँ सही बात है, 6 लाख आप ऐड करोगे तो, पर ये गलत है ना। देखिए ना आप, अगर मान लो टाटा एक एक टाइम पे 5 नैनो बना रहा है, इस बार 3 ही नैनो बना रहा है, तो ऑब्वियसली कम रोजगार हुआ, है ना, ये सब कुछ, मतलब महंगाई, सॉरी, रोजगार कम हुआ, या दूसरे टर्म्स में बोले तो महंगाई बढ़ी है, इस वजह से वो प्राइसेस बढ़ी है ना। तो ये तो इकोनॉमिकली सही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पिछली बार 5 बनाई थी तो इस बार 7 बनाना चाहिए। तो ये ट्रू पिक्चर नहीं देता, करंट प्राइजेस का नहीं देता। तो करंट प्राइजेस किस तरह से कैलकुलेट होता है कि सपोज कीजिए कि आप आज, सपोज कीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि आप प्याज खरीदने गए, और प्याज खरीदने के हिसाब से आपका आज प्याज आई 20 रुपये किलो, और 10 किलो प्याज आप लेके आए, तो आपने 10 × 20 कितने, 200 रुपये के प्याज खरीदे। तो ये 200 रुपये आप जीडीपी का पार्ट है ना, जीडीपी का पार्ट है, तो इसको बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस, क्योंकि आज की प्राइस के हिसाब से आपने वो 200 रुपये की हुई। बट ये सही पिक्चर नहीं है, हम ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे इससे कि हमारा चीज़ें कितनी डेवलप हुई, कितनी ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हुआ, प्याज का बढ़ा है या कम हुआ, ये नहीं बता पाएंगे। तो हम देखेंगे कि 2011-12 में कितना प्याज का रेट था, ठीक है। तो 11-12 में अगर प्याज का रेट 15 रुपये किलो था, सपोज कीजिए 15 रुपये किलो था, तो और आज हमने 10 किलो प्याज लेके आए, तो 15 रुपये लगाऊंगा मैं, 2020 ईयर का ही लगाऊंगा, 2011-12 के हिसाब से ही मैं प्याज का रेट लगाऊंगा। तो 2011-12 में 15 रुपये था, तो 15 रुपये इंटू 10 कितना हुआ, 150 रुपये। तो 150 रुपये ही ऐड होगा जीडीपी में। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्राइजेस, जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस। इसको रियल जीडीपी भी बोलते हैं, यही एक्चुअल जीडीपी है, यही ग्रोथ दिखाती है कि सही में प्याज का प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ। ऐसे तो आप क्या बोलो कि बोल सकता है कि कोई भी ऐसा बोल सकता है, जैसे पिछली साल सपोज करो प्याज थी 10 रुपये किलो थी, है ना, और पिछली साल 10 रुपये किलो थी, और 10 रुपये किलो की प्याज के हिसाब से आप 10 किलो लाते थे, तो आपकी कितनी पड़ती थी, 100 रुपये की प्याज पड़ती थी। इस साल सपोज करो वही प्याज होगी 20 रुपये किलो, तो अभी 200 रुपये की होगी प्याज। तो आप क्या ये बोलोगे कि प्याज का बहुत प्रोडक्शन बढ़ गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। आप बोलोगे जीडीपी क्या मस्त बढ़ रही है, प्याज का प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि 200 रुपये हो गए इस बार ऐड। नहीं, वो जीडीपी एट करंट प्राइसेस ऐड हुआ है, पर आप उसको अगर देखो तो वो किसकी वजह से, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई की वजह से बढ़ रही है जीडीपी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले साल वाले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बेस ईयर लेती है, उससे सब कुछ कैलकुलेशन हो रही है हमारी जीडीपी की। 2011-12 में जो वस्तु की जितनी वैल्यू थी वही फिक्स है। अब बस हम लोग देखेंगे कितनी चीज़ें बन रही है, ठीक है। अगर 5 चीज़ें बन रही हैं, पिछले साल 5 चीज़ें, 5 नैनो बनी थी,
और 2011-12 में नैनो की कीमत जो थी उससे 5 को कैलकुलेट कर देंगे। इस बार 6 बनी है तो 2011-12 में जो 6 बनेंगे वो बना देंगे। इसको बोलते हैं रियल जीडीपी या कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब प्राइसेस को वेरी नहीं कर रहे हम लोग, हर साल प्राइसेस 2011-12 की हम यूज़ करेंगे, बेस ईयर वाले लेंगे, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में आप थोड़े थोड़े याद भी रखोगे तो अच्छा रहेगा। नेट कभी भी जीडीपी का नेट निकालना हो कि नेट जीडीपी कितना होगा तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। जीडीपी करंट प्राइसेस मतलब उस साल के प्राइसेस से प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब जो बेस ईयर में जो प्राइसेस थे उस वस्तु के उसी से गुणा करेंगे, ठीक है। एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये जो अपना ऊपर वाली नॉमिनल जीडीपी है उसमें रियल जीडीपी से भागा दे दोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। वो एक तरह से इन्फ्लेशन बताता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है। आप देखोगे थोड़ा क्लोजली देखोगे तो सही में इन्फ्लेशन दिखाई रहा हो कि अभी कितनी है और जो 2011-12 की प्राइसेस के हिसाब से कितनी है, उन दोनों का भागा लोगे तो कितना इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन मतलब कितनी महंगाई बढ़ी उसके बारे में बताएगा। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला मैं लिख दिया। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है, फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, मार्केट कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। देखिए ये एक थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है। फैक्टर कॉस्ट हमेशा क्या होती है कि सपोज कीजिए कि कोई भी चीज़ जैसे कोई वस्तु होती है, फैक्टर कॉस्ट में इस तरह से होती है कि जैसे मैं फिर से कार का एक एग्जांपल बोलूँ कि कार टाटा ने फाइनली बना दी, ठीक है। और बना के टाटा बोल रहा है कि ये कार मेरे जितने में बनी थी ये सारा जोड़ जाड़ के मैंने इस कार में 80,000 की कार है, ठीक है, नैनो। तो उसको उस कार की क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट एक तरह से, ठीक है। और वो 80,000 अगर जीडीपी का पार्ट होगा तो क्या बोलेंगे उस जीडीपी को, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर उस तरह से देखेंगे तो। पर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर कुछ टैक्स लगाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर सपोज करो 80,000 पे गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया, सपोज कीजिए कि 10% लगा दे तो 8,000 उसका टैक्स हो गया, या हो सकता है कि 20% लगा दे तो 16,000 टैक्स हो गया। तो कितने की हो गई कार, 96,000 की, ठीक है। तो मार्केट में क्या, मार्केट में जब आप जाओगे तो मार्केट में तो आपको पूरा टैक्स वैक्स सब देना पड़ेगा ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप कभी भी निकालोगे तो जो भी फैक्टर कॉस्ट जैसे कि जो प्रोडक्शन के टाइम पे था उसमें हमेशा जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको देने पड़े, कुछ भी टैक्स तो दे के लाओगे ना आप, इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़े, और उसमें से कुछ हो सकता है कि आपको सब्सिडी मिले, है ना। जैसे कि सपोज कीजिए कि टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला कंपनी यहाँ पे कार बना रही है और टेस्ला आपको 10 लाख रुपए की दे रही है कार। तो अगर टेस्ला को कार 10 लाख की पड़ रही है, उसने सब अपना जोड़ गुणा भाग कर लिया और उसके हिसाब से 10 लाख उसके लिए सब उसके हिसाब से कि 10 लाख में मेरे पूरी कार का फाइनल मतलब ये है कि जिसमें मैंने अपने मैन मटेरियल सब चीज़ों का कैपिटल लैंड लेबर सब कुछ का जोड़ जाड़ के 10 लाख रुपए की कार है, वो लॉन्च कर दिया इंडिया में। अब टेस्ला की कार कैसी है, टेस्ला की इलेक्ट्रिकल कार है, ठीक है। तो जब इंडिया में आई वो कार तो इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि इस पर 10% टैक्स तो लगेगा, ठीक है। तो आपको मार्केट में कितने की पड़ रही है वो, 10 लाख प्लस 10% और कितना मिला, मतलब टैक्सेस और जुड़ जाएंगे तो 11 लाख की पड़ेगी। तो आपके मार्केट में उसको वो आपको क्या मिली, जो फैक्टर प्राइस है उसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं जो जो हम वस्तुएं खरीदते हैं उन पर जो लगते हैं। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, मान लो दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि हम नहीं, हम 5% की आपको सब्सिडी देंगे क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से चलती है, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाती है, या इलेक्ट्रिक कार है तो मतलब पॉल्यूशन कम होगा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये पॉल्यूशन कम करती है कार, तो इसलिए मैं इसको 5% की सब्सिडी दूंगा। तो आपको मार्केट में कितने की पड़ी, वो 1 लाख 10 लाख तो थी कॉस्ट, 1 लाख आपने टैक्स के जोड़ेंगे और सब्सिडी को उसमें से घटा देंगे। सब्सिडी आप 5% सब्सिडी कितनी होगी, 50,000 की, तो -50,000, तो 10 लाख प्लस 1 लाख -50,000, दैट इज मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में आपको कितने की पड़ रही हो, तो आपको आपको कितना रुपए देना पड़ा, 1,10,50,000 देना पड़ा। तो 10,50,000 आप गवर्नमेंट को दे दोगे तो दैट इज ए पार्ट ऑफ दी, उसको आप क्या बोलोगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपने मार्केट प्राइस के हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट किया, मतलब मार्केट में कोई वस्तु की कितनी वैल्यू है उन सारी चीज़ों को हमने जोड़ दिया। तो कोई भी वस्तु की मार्केट में कितनी वैल्यू होती है, फैक्टर प्राइस मतलब जो फैक्ट्री में जितनी बन के आई
वो फैक्टर प्राइस प्लस उस पर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाएगी, माइनस कुछ सब्सिडी अगर कहीं कहीं पे मिल जाती है तो ठीक है, तो माइनस सब्सिडी, ये करके मार्केट में इतने की प्राइस की आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। और इस तरह से सारी वस्तुएं, मैं एक टेस्ला का एग्जांपल लिया, ऐसे सारी वस्तुएं जो भी मार्केट में चल रही है उन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, इंडिया की जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इंडिया ये इसी तरह से कैलकुलेट करता है अभी जीडीपी, ठीक है। वो क्या करता है, हर वस्तु का कैलकुलेट होती है, वो हर वस्तु, जैसे कि कार से लेकर, चलो बिस्किट का पैकेट है सपोज कीजिए, बिस्किट का पैकेट अगर पार्ले जी का 5 रुपये का आता है तो आप देखोगे उस पर कुछ ना कुछ टैक्सेस होंगे, ठीक है। तो पर जो बिस्किट का पार्ले जी कंपनी है वो उसने क्या किया, वो बिस्किट का पैकेट हो सकता है उसका 4 रुपये का ही था वहाँ पे, तो 4 रुपये का वो था, पर गवर्नमेंट ने उस पर क्या कर दी, फैक्टर कॉस्ट तो उसकी 4 ही थी, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 रुपये का उस पर टैक्स लगा दिया, सब्सिडी कुछ दी नहीं, जीरो सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस उसकी क्या होगी, 4 + 1 - 0, दैट इज़ 5 रुपये, दैट इज़ मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, और ये 5 रुपये जीडीपी का पार्ट बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे जीडीपी। ऐसे करके सारी वस्तुओं का निकालेंगे, इसको बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा, ठीक है। इंडिया में किस तरह से कैलकुलेशन होती है, फर्स्ट थिंग कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन कौन इसको कैलकुलेट करता है, सीएसओ। फिर सेकंड थिंग किस तरह से कैलकुलेट होती है, ये वाला कैलकुलेट है, जीडीपी तो होती है पर मार्केट प्राइस वाली जीडीपी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जीडीपी एक तरह से आप बोल सकते हो कि दो तरह की जीडीपी होती है, एक मार्केट प्राइस की, एक फैक्टर प्राइस की। फैक्टर प्राइस मतलब जो इंडस्ट्री का आउटपुट हुआ वहीं पे जो, अगर मान लो मैं सारे कोई भी टैक्स वैक्स को कुछ भी गिन नहीं रहा, मैं सपोज करो, है ना, मैं जस्ट एक सारी जो जैसे टाटा ने कुछ बनाई और मान लो कि मारुति ने कुछ बनाई और उनकी फैक्ट्रीज के आउटलेट में जितने की प्राइस पड़ी टोटल मिला के उनको, वो सारी की सारी इज़ अ पार्ट ऑफ द जीडीपी। बट वो उस तरह से कैलकुलेट नहीं होती जीडीपी। जीडीपी हमेशा जो मार्केट में कितने की मिलती है कोई भी वस्तु, उससे कैलकुलेट होती है। तो मार्केट में तो हमेशा टैक्सेस जुड़ेंगे और कुछ सब्सिडी होगी तो माइनस होगी, तो फैक्टर कॉस्ट में से हमेशा टैक्सेस जोड़ो और माइनस करो सब्सिडी को, तो ये मार्केट प्राइस होगी। अगर फैक्टर कॉस्ट कभी इसी फॉर्मूले से निकालना हो तो क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये वाले दोनों इधर चले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वो तो आप कर सकते हो, इधर का होता है। बेस ईयर कौन सा लेते हैं, 2011-12, ठीक है, ये आपको पता चल रहना चाहिए, ठीक है। बेस ईयर कौन सा, सर 2011। ऐसा हाँ, ऐसा क्यों, मतलब कैसा बताइए, 2011-12 क्यों? ये तो गवर्नमेंट तय करती है उसको, जब इन्फ्लेशन कम था उसने एक बेस ईयर वो चूज करती है। इससे पहले 2004-5 था, फिर इसने 2011-12 किया, और अभी कुछ एक पैनल बनाया था उसने शायद 2020-21 कुछ बोल रहा है कि रिकमेंड कर रहा है कि इसको 20-21 बनाओ। तो ये बेस ईयर चेंज करती रहती है गवर्नमेंट की, उस बेस ईयर में जो प्राइसेस थी उसी प्राइसेस के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा हर चीज़ का, ठीक है। उस टाइम पे अगर मान लो मेरा बिस्किट का पैकेट पार्ले जी का 5 रुपये का आता था, है ना, और पार्ले जी ने 10 बिस्किट के पैकेट बनाए थे, तो उस टाइम पे उसकी जीडीपी में 50 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन था। इस साल उसने 12 बनाए, चाहे पार्ले जी का 7 रुपये का पैकेट हो गया ऊपर, वो 5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेगी, 12 × 5 60 रुपये, वो 60 रुपये के हिसाब से जीडीपी करेगी। तो ये एक तरह से बताया था ना मैंने कि कॉन्स्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट प्राइस के टर्म्स में ही हमेशा जीडीपी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ करता है। किस प्राइस पे करता है, मार्केट वाली प्राइस पे कैलकुलेट करता है। फिर हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे यूज़ करता है कि भाई 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से ही सारा का सारा वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। कुछ ग्राफ्स वगैरह मैंने ऐड किए, कुछ यूपीएससी वगैरह में पूछी जाती हैं इस तरह की चीज़ें कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ किस तरह से हुई। कुछ एरा को, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे कैसा रहा, राजीव गांधी के, नरसिम्हा राव के, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आप जीडीपी ग्रोथ देखिए। अच्छा, ये ग्रोथ कैसे निकलेगी भाई, ग्रोथ कैसे निकलती है, आपका 9th और 10th के रिजल्ट में ग्रोथ कैसे बताते हो। आप बोलोगे ना पिछले साल तो मेरा मान लो 70% रिजल्ट था, इस साल मेरा 75% रहा, तो योर ग्रोथ इज 5%। पिछली बार से आपने इस बार कितना इंप्रूव किया, दैट इज अ ग्रोथ। तो इसी तरह से 2019-20 में कुछ ना कुछ आपने मतलब जीडीपी आपकी कैलकुलेट की होंगी, पूरी साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी होगी उनकी कुछ मार्केट वैल्यू निकली होगी, उनको सबको जोड़ा जोड़ी करके
कुछ ना कुछ जीडीपी बन गई होगी, और 2020-21 में भी कुछ ना कुछ बनी होगी। तो हम क्या कर लेंगे, उन दोनों का माइनस करके डिवाइडेड बाय 2019 वाली से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है ना, कैलकुलेशन ऐसे होती है ना। दो चीज़ों में ग्रोथ कैसे पता चलती है, ग्रोथ ऐसे निकलती है ना, मतलब मान लो मेरा 50 किलो वजन था, इस साल 60 हो गया, तो मेरा ग्रोथ कितना हो गया, 60 माइनस 50/50, यही हुआ ना। अच्छा, ये तुम इतनी मैथमेटिक्स आई थिंक आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से 2020-21 में कितनी ग्रोथ हुई तो कैसे बताएंगे, 2019-20 की हम जीडीपी निकाल लेंगे, 2020-21 की जीडीपी निकाल लेंगे, 2020-21 में से 2019-20 की माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2019 की 19-20 वाली को डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ पता चल जाएगी। तो इस तरह से पता चलता है कि जीडीपी बढ़ रही है या कम हो रही है, हर साल पिछले साल की तुलना में जीडीपी बढ़ी है कि नहीं। जीडीपी क्वार्टरली भी आते हैं, क्वार्टरली, तो वो क्वार्टरली भी पिछले साल के क्वार्टरली से कंपेयर होता है। मान लो तीन तीन महीने की क्वार्टरली जीडीपी निकाली कि 3 महीने में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, और पिछले साल भी 3 महीने में कितने बने थे, तो उनका उनका कितना ग्रोथ हुआ उसको भी कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली हम कंपेयर कर रहे हैं ईयरली को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 5.3% थी 2080-81 इनमें, सॉरी 1980-81 में, फिर 3.5, आप देखेंगे ये सब काफ़ी नीचे वाली साइड ही थी सारी की सारी, एक बार थोड़ी सी राइज हुई थी। यहाँ पे थोड़ा हमारे लिबरलाइजेशन हुआ था, आपको पता है एलपीजी एरा, मैंने बताया था कल, फिर आ जाएगा शायद एलपीजी एरा बाद में। तो एलपीजी एरा के बाद में हमारी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ी, और देखिए ये इस टाइम तक काफ़ी बढ़ गई। 2010 में आप देखेंगे तो हर साल 9-10 के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहती थी। ये आप 3.7% ये क्यों आ रहा है, ये कौन सा साल है, तो पता चल रहा है किसी को, कोई बता पाएगा इसके बारे में। ये कौन, 2008 है ये, 2008 में आप देखोगे हर साल बढ़े जा रही है, 9.3 9.3 9.8, अचानक से 3.9% हो गई, ऐसा क्यों हो गया, कुछ हुआ था कि इस साल में। भैया सब पढ़ लो यार, थोड़ा बहुत पढ़ के रहा करो, है ना, चीज़ों को पढ़ो कि क्या हुआ था हमारी इकोनॉमी में, क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते ही नहीं हो क्या। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे बहुत भयंकर वाले, आपको पता ही है क्या हुआ था, ड्रुफ क्या होता है, दुष्काल, ओके दुष्काल, सॉरी मेरे को पता नहीं है दुष्काल क्या होता है इंग्लिश में, बहुत फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड नहीं, फ्रॉड और कुछ नहीं है, इस तरह का कोई फ्रॉड की बात नहीं हुई। नहीं नहीं ग्रेट नहीं, रिसेशन नहीं था, रिसेशन था। दुष्काल को बोलते हैं। अच्छा पता नहीं है मेरे को दुष्काल, पर आपको पता होना चाहिए अमेरिका में लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक था, वो बैंकरप्ट हुआ, और उसकी वजह से सारी की सारी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी, और बहुत नीचे जा जाके उसका प्रभाव इंडिया पे भी पड़ा ऑब्वियसली। इंडिया पे क्यों पड़ता है, अगर अमेरिका में कुछ गड़बड़ होती है तो इंडिया पे क्यों प्रभाव पड़ता है, इंडिया की जीडीपी पे क्यों प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ें जो वस्तुएं बनाता है उसको बेचता कहाँ है, अमेरिका में भी तो बेचता है ना। तो हमारी चीज़ें जो भी वस्तुएं बनती हैं वो बाहर एक्सपोर्ट तो होती हैं, तो इस वजह से, और बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो जो इन्वेस्ट करती हैं अमेरिका की यहाँ पे इंडिया में, और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज खोलती हैं, वो जीडीपी का पार्ट है, बट वो आएंगी ही नहीं क्योंकि वहाँ बहुत सारा वहाँ पे रिसेशन चल रहा है। तो ये एक हुआ था, आप पढ़ना 2008 के रिसेशन के बारे में। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद में फिर हम वापस से ग्रोथ करने लगे, और फिर वो ग्रोथ करते करते ये आ गया, और ये देखो 2020 और 2020 में कितना 7.5%। ठीक है, बट अभी क्या नेगेटिव में है ना, आप लोगों को पता होगा इस साल का। तो ये एक तरह से ये जो आईएमएफ की फोरकास्ट थी 2019 की, इसके बाद का मेरे को डाटा फोरकास्टिंग का मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल पाया। तो इसने सोचा था कि इतना इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी, बट प्रो बिकॉज ऑफ दी कोरोना ये थे 7.5% नहीं, आई थिंक अभी कैलकुलेट होके आ जाएगा थोड़े दिनों में, ये नेगेटिव में जाने वाला है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ ये जो दो है, आप ग्रे एरिया है ना, ये डाटा फोरकास्ट है, डाटा फोरकास्ट। तो ये डाटा फोरकास्ट वाले ये वाला जो एरिया है ये गलत होने वाला है, खासतौर पे 2020 वाला। ठीक है, अच्छा ये और आप देख लीजिएगा कि आईएमएफ का, आईएमएफ एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लुक निकालती है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालती है, आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना। तो वो एक
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालती है, वो बताती है पूरे वर्ल्ड में कौन सी इकोनॉमी कैसे करती है, किसकी जीडीपी कितना कर रही है, कोई कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन निकालता है? आईएमएफ। उसका डाटा मैंने यहाँ पे उठा के डाला, ठीक है। ये अप्रैल 15 2019 को चार्ट बना था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जीडीपी के हिसाब से हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बता रहा हूँ, बताए थे दो तरह की जीडीपी थी, एक नॉमिनल थी और एक क्या थी, रियल जीडीपी। नॉमिनल मतलब उस साल की प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन करें, सेम उसी ईयर की प्राइस के हिसाब से। तो हमारा देश 2019 में वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से 5वें रैंक पे था। अब ये अलग अलग कुछ कुछ बता देते हैं, आईएमएफ कुछ अलग बता देगा, कुछ बता देगा। मैं एक वर्ल्ड बैंक का डाटा के हिसाब से 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ, इतना था। और ये देखिए यूएस डॉलर्स में इसको दिखाया, और इसको आप मिलियन इकोनॉमी है, इसको ट्रिलियन में चेंज करोगे तो 6 के बाद में जीरो लगा दो तो 2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी थी हमारी। 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि ये 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी 2022 तक। वो अब नहीं हो सकती जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हमारी रैंक कौन सी है? 5वीं जीडीपी नॉमिनल में, ठीक है। जीडीपी पीपीपी, ये पीपीपी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें हम 3rd रैंक पे हैं, ठीक है। अब पीपीपी क्या होती है, ये किस तरह से कैलकुलेट होती है, वो मैं कभी दूसरी क्लास में बताऊँगा। बट मैं आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल के हिसाब से हम कौन से रैंक पे? 5वीं पे, ठीक है। यूके को पीछे किया था हमने 1-2 साल पहले आई थी, ठीक है। और अभी धीरे धीरे देखो जर्मनी को पीछे कर सकते हैं। तो ये एक तरह से लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है